हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलिवेटेड एजुकेशन में। दोस्तों, मैं महेंद्र रमन एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित एक टॉपिक चालू कर रखा था मैंने। इसके 4 वीडियोज़ मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम 5वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उस वीडियो के अंदर अपन पास्ट टेंस पढ़ेंगे। देखो, प्रेजेंट टेंस के मैंने चारों प्रकार आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिए थे। आज अपन पास्ट टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं ना बेटा, उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। देखो कैसे कैसे क्या करना है अपने को, ध्यान से देखिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट कहो चाहे पास्ट सिंपल कहो, एक ही बात है, ठीक है। आप लोग पास्ट सिंपल भी कर सकते हो इसकी जगह पे। 4 प्रकार हमें अच्छे से पता है कि टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के जैसे 4 भाग थे, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट के हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले बेटा अपना कौन सा होगा, इंडेफिनेट ही होगा ना। तो इंडेफिनेट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं यदि हम, तो ध्यान रखना बहुत ही आसान सा इसका फॉर्मेट होता है। वो क्या होता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगा दो आप। सब्जेक्ट लगाने के बाद में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्ब आती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। बहुत आसान सा है ये टेंस, वैसे तो देखने में बहुत आसान है। क्या किया आप लोगों ने, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। इतना काम आप लोगों को करना है। जैसे कि मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, रमन प्लेड क्रिकेट। ये लो, ये क्रिकेट मैच लिख देता हूं मैं, इसको पूरा वाक्य बना देते हैं। क्रिकेट मैच, रमन ने क्रिकेट मैच खेला। रमन प्लेड अ क्रिकेट मैच। ये लीजिए, रमन प्लेड अ क्रिकेट मैच। देखिए ये रमन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या काम कौन कर रहा है वाक्य के अंदर, रमन कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। क्रिया कौन है, यानी कि वर्ब कौन है, ये रहा आपका प्ले। खेलने से पता चल रहा है ना वर्ब का। और ये क्रिकेट मैच जो है ना कि क्या खेल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया भैया। और ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग देखो कि पता कैसे चलेगा कि ये वाक्य पास्ट टेंस का है, मतलब पर्टिकुलर कौन सा वाक्य पास्ट टेंस का होता है, कौन सा प्रेजेंट का होता है। क्योंकि हम पहले जब टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कौन करवाता है, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ये ऐसे वर्ड्स थे। ठीक उसी प्रकार से कंटिन्यूअस की नाउ ए डेज, दीज डेज, एक प्रेजेंट, इस प्रकार के शब्द आ रहे तो कंटिन्यूअस की करवा देते ना। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसकी भी पहचान कराने वाले, आइडेंटिफिकेशन देने वाले कुछ वर्ड्स हैं। वो देखिए कौन कौन से होते हैं। यदि वाक्य के अंदर यस्टरडे आ जाए, ये लो वाक्य के अंदर क्या आ गया, मान लो यस्टरडे आ गया, तो कौन सा टेंस होता है, वो पास्ट इंडेफिनेट होता है। यस्टरडे के बाद में मान लो मैंने लिखा लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, या फिर लास्ट ईयर आ जाए, ठीक है, वंस आ जाए, अगो आ जाए, आपका एजिफ आ जाए, ये एजिफ आ जाए, आई विश आ जाए, एट लास्ट आ जाए। इस प्रकार से अगर वर्ड्स आते हैं आपके तो क्या करना होता है आपको, वहां पर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग कर देते हैं। देखिए ठीक है बेटा, समझ में आ गया।
कि पास्ट सिंपल का यूज़ कहाँ पर करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ करते हैं वाक्य में। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, वंस अगो, एज, इफ, आई विश, एट लास्ट, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं ना जो किसकी पहचान करवा रहे हो, ऐसे टाइम की पहचान करवा रहे हैं जो पास्ट में गुजर चुका। और ये सारे वर्ड्स देखो ना पास्ट में गुजर चुके ना, तो जो वर्ड्स ये है ना पास्ट में गुजर चुके हैं, इस वजह से इनके साथ में किसका यूज़ करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। यानी कि ये भूतकाल की बात हो रही है, जो वक्त बीत चुका हो, तो वहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ मैं आपको। देखिए एक प्रश्न है, शी ब्लैंक प्लेस राइज फॉर मी यस्टरडे, शी ब्लैंक प्लेस राइज फॉर मी यस्टरडे। आप लोगों ने वाक्य देखा और आप लोगों को ये ऑप्शंस भी मिल गए कि ये 4-5 ऑप्शन हैं, इनमें से आप लोगों को चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। अभी अभी बेटा हमने पढ़ा था कि यदि वाक्य के अंदर यस्टरडे आ जाए, सबसे पहले हम पहचान ही देखेंगे ना कि वाक्य कौन सा है, तो वाक्य के अंदर यस्टरडे आ रहा है क्या, यस्टरडे आ जाने से हमें पता चला कि ये जो वाक्य था वो किसका था, पास्ट इंडेफिनिट का था। और पास्ट इंडेफिनिट का जब वाक्य आ जाता है तो आप लोगों को अच्छे से पता है ना कि आप क्या करते हो कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी रहा, ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर जो भी है बाद में देख लेंगे, लेकिन हमें तो वर्ब फिल करनी है ना। तो वर्ब देखो, इज कुकिंग किस में आता है, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, चाहिए कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। कुक्स किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, तो ये भी गलत हो गया। कुक्ड देखो, कुक्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और हमें क्या चाहिए था, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, इस वजह से ये आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका, शी कुक्ड राइस फॉर मी यस्टरडे। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा इसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसका आता है टॉपिक, मतलब इसी के अंदर आइडेंटिफिकेशन हमें पता चल गया, हमने एक एग्जांपल भी कर लिया। एक चीज़ आप देखिए वो गौर करने वाली है कि जैसे मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट, सब में उनके नेगेटिव बता रहा था ना कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया था, डू डज का प्रयोग किया था। क्या डू डज के साथ में कौन सी फॉर्म लगा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे ना, नॉट लगा के। उसी प्रकार से इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, देखो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ध्यान रखना ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना, लेकिन यहां मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक नोट बना के आप लोग लिख सकते हो कि यदि वाक्य में डिड का प्रयोग हो, यदि वाक्य में किसका प्रयोग हो, डिड का प्रयोग हो, तो जो वाक्य होता है ना उसमें वर्ब जो आएगी उसमें कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये चीज़ गांठ बांध लेना बिल्कुल कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, देखो डू, डज और डिड, ये तीनों ही जब आ जाएंगे ना तो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना हमेशा। और एक चीज़ वो भी गांठ बांध लेना कि हैज़, हैव और हैड जहां पर भी दिख जाए तो ध्यान रखना हैज़, हैव, हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग कभी कभार इस तरीके की चीज़ों से भी है ना छोटे मोटे क्वेश्चन तो निकल जाते हैं कि हैज़ हैड आया हुआ है, एरर स्पॉट करनी है, और हैज़ हैड के साथ में आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, फर्स्ट फॉर्म मिल गई, तो गलती वहीं पर करके आ जाना कि गलती कहाँ पर है कि भैया हैज़ हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस वजह से साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। ठीक उसी प्रकार से
गलती यहाँ पर कैसे अपन स्पॉट करेंगे कि मान लो डिड आया हुआ है और डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में डिड लगाना है और नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये किसका नेगेटिव है? ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। अब सोचो इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, सभी को पता है ना इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनाते हैं, सबको पता है। कैसे बनाते हैं? दो प्रकार से, या तो WH वर्ड से शुरू कर दो वाक्य को, या फिर जो वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले ले आओ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत कर दो। हेल्पिंग वर्ब कौन है? यहाँ पर डिड थी क्या? तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में एक ये इंट्रोगेटिव साइन लगाना मत भूलना कभी भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि डिड लगा के, सब्जेक्ट लगा के, और तीसरे नंबर पे क्या लगा दोगे आप? नोट लगा दोगे। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा क्या? प्लस ऑब्जेक्ट और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो आप लोग अच्छे से नोट बना के इस चीज को लिख लेना कि वाक्य में डिड का प्रयोग हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बेटा करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन एग्जांपल्स और करते हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शी ब्लैंक प्लेस नॉट, फिर ब्लैंक प्लेस मी यस्टरडे। आप लोगों को बताना है कि इनमें से देखो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है क्या आगे वाले ऑप्शन में, तो और पीछे वाले में ऑप्शन में आप लोगों के लिए मैंने वर्ब बना रखी है। ठीक है, तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा? शी ब्लैंक प्लेस नॉट मी यस्टरडे। आप लोगों ने वाक्य देखा, वाक्य के अंदर क्या पहचान मिली? क्या बेटा पहचान कौन है? यस्टरडे। और यस्टरडे लग जाने से वाक्य कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये तो क्लियर है ना। तो बेटा जिसको क्लियर हो गया ना कि पास्ट इंडेफिनिट है वो तो सबसे पहले क्या करेगा कि पास्ट टेंस है, सबसे पहले क्वेश्चन में ऑप्शंस देखते ही डू डज को काटेगा सबसे पहले। तो क्यों? क्योंकि किस में आते थे डू डज? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहे थे। प्रेजेंट टेंस में डू डज आते हैं लेकिन पास्ट टेंस में डू डज नहीं आते हैं। इस वजह से सबसे पहले तो ये बी और सी वाले ऑप्शन को कैंसिल कर दो। बच गया कौन सा? एक तो ए ऑप्शन बचा है और एक डी ऑप्शन बचा है। क्लियर है ना सभी को? अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए बेटा आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को मेरी पर्सनल डिटेल भी देता हूँ लास्ट में वीडियो में। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को शो करता हूँ। आप मुझसे किसी भी प्रकार से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी वे में जाके आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए टाइम फिक्स है, बस 8 बजे से पहले कर लेना रात को। ओके, अब देखो शी ब्लैंक प्लेस नॉट मी यस्टरडे। मैंने आप लोगों को बताया कि यस्टरडे जब आ जाता है तो टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं, ये भी मैंने बताया। तो डू और डज को मैंने कैंसिल कर दिया। डिड यहाँ पर भी है, डिड यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ तो कन्फर्म वैसे भी आप लोगों को डिड करना था। अब देखो यहाँ पर नोटिस्ड है और यहाँ पर कौन है? नोटिसेज है। मैंने आप लोगों को बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी? यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आती है डिड के साथ में। यहाँ पर देखो कौन है? नोटिसेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और आपका सब्जेक्ट भी कौन है? शी। और ही शी एक नेम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाते हैं ना। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मेट के अंदर ये नहीं बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी लगाना है। तो डू, डज और डिड में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर लगा हुआ था, ये भी कैंसिल कर दो। ई वाला ऑप्शन है यानी कि नन आएगा। सही आंसर क्या होगा? शी डिड नॉट
नोटिस मी यस्टरडे। ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। It is time you have started your own business said father emphatically। देखिए प्रश्न है इट इज टाइम यू हैव स्टार्टेड योर ऑन बिजनेस सेड फादर इम्पेटिकली। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, मैंने देखो अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी कुछ करना है वो अभी ऑप्शन से पता चलेगा। स्टार्टेड देखिए बेटा क्वेश्चन कैसा है, किस प्रकार का है, ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। मैंने पूरा एक वाक्य लिखा है और कुछ शब्दों को मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया हुआ है। आप लोगों को बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसके स्थान पर इनमें से क्या आएगा, और अगर मान लो वही सही है तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट वाला ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई सुधार नहीं, वाक्य में कोई सुधार नहीं करनी, आप लोगों को डी वाला ऑप्शन कर देना है अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो। लेकिन सही नहीं है तो इनमें से ऑप्शन आप लोगों को देखना है। देखो क्या किया, कैसे पता चलेगा कि कौन से टेंस का वाक्य है, कोई भी बताएगा स्टूडेंट। देखो बताना क्या है, मैंने आप लोगों को अभी आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि यदि वाक्य में इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम आ जाए, आई थिंक शायद आइडेंटिफिकेशन में नहीं बताया हो, तो आप लोग ध्यान रखना जब वाक्य के अंदर इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम दो वर्ड होते हैं, ये इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, जब ये दोनों वर्ड्स आ जाते हैं ना बेटा, तब भी क्या करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पता चल गया कि इट इज टाइम आया तो पास्ट इंडेफिनिट है। आप लोगों को क्या मिला है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला हुआ है, जबकि आप लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। कहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड। बस क्लियर हो गया होगा ना ये क्वेश्चन आप लोगों को कि स्टार्टेड क्यों आया, क्योंकि इट इज टाइम लगने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना था। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर, कौन से ऑप्शन में थी, ए ऑप्शन में थी। इसके बाद में चलते हैं हम आगे थोड़ा सा कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर एक दो कंसेप्ट और आते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पहले तो, देखिए शी बिहेव्स एज इफ शी ब्लैंकलेस अ डॉक्टर। एक क्वेश्चन साथ के साथ और कर लेते हैं।
देखो बेटा, दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिख दिए हैं, दोनों क्वेश्चन समझिए ध्यान से। पहला है शी बिहेव्स एज इफ शी ब्लैंकलेस अ डॉक्टर। मैंने आप लोगों को बताया कि एज इफ यदि वाक्य के अंदर आ जाए तो एज इफ आ गया क्या, एज इफ जब वाक्य के अंदर आता है तो क्या करते हैं, पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखो इधर कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और आप लोगों को ऑप्शंस में भी नहीं पूछा है कि खालिस्तान पूछा हो कि आप लोग सेकंड फॉर्म करके आ जाओ, ये तो लिखा हुआ ही है क्वेश्चन के अंदर ही वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो खालिस्तान कहाँ पूछा है आप लोगों को, क्वेश्चन कहाँ पर पूछ रहा है कि शी के बाद में जो खालिस्तान दिया हुआ है वहाँ पर क्या आएगा। तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है कि कैसे क्या होगा। तो आप लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है, शी बिहेव्स एज इफ शी ब्लैंकलेस अ डॉक्टर। ध्यान रखना ये जो सारी वर्ब्स दी हुई है ना वो किसकी फॉर्म है, बी की है। और बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज़ारेम, बी की सेकंड फॉर्म होती है बेटा वाजवर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो बी की कितनी फॉर्म हुई, तीन हुई, और तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, इज़ारेम, सेकंड फॉर्म वाजवर और थर्ड फॉर्म बीम। आप लोगों को अगर मान लो सेकंड फॉर्म चाहिए तो वाजवर आ गया, क्या वाज लगाना है या वर लगाना है वो आप लोगों के लिए बात की बात है। वैसे तो सिंगुलर के साथ में वाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ में वर लगाते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट थोड़ी देर में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हम इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं ना वो क्या करेंगे, वर करेंगे। देखो शी के साथ में वाज आना चाहिए ना, लेकिन शी के साथ में मैं वर आंसर कर रहा हूं, वो कैसे हो रहा है थोड़ी देर में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रमन बिहेव्ड एज इफ ही ब्लैंकलेस राइस फॉर द पेरेंट्स। अब क्या हुआ, अभी भी एज इफ आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, वो कहाँ है, ये रहा कुकड। लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, हैड कुकड आ जाएगा। वो कैसे हुआ, तो उसके लिए एक छोटा सा दो फॉर्मेट चलते हैं इसमें। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है ना कि बेटा दो फॉर्मेट चलते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या है वो चीज़। बहुत नाइस कंसेप्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना है इसको हमेशा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एज इफ आ रहा है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एज इफ आ रहा है तो ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे उसके बाद में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है फिर एज इफ आ रहा है तो ध्यान रखना आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है फिर एज इफ आ रहा है तो फिर आगे क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं हम कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पास्ट इंडेफिनिट के पर्पज से। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा। कैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इधर तो और एज इफ आ गया तो उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है उसके बाद में एज इफ आ रहा है तो फिर आगे क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो एज इफ से पहले कौन था, बिहेव्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना। एज इफ से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो बाद में आप लोगों को क्या मिला हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है ना, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपके बी ऑप्शन में है। तो ही बिहेव्ड एज इफ ही हैड कुक्ड राइस फॉर द पेरेंट्स। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के क्वेश्चन मैंने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए मान लो और एज इफ आ जाए। चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं, पहले इस चीज़ को अपन क्लियर करते हैं इस वाले कंसेप्ट को। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे ये बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा माई पेरेंट्स
देखिए, माई पेरेंट्स विजिटेड दिल्ली एज इफ दे ब्लैंकलेस फैमिलियर टू दिल्ली। मेरे पिताजी और मतलब माता पिता विजिटेड दिल्ली घूमे ऐसे कि जैसे वो किससे फेमिलियर हो, दिल्ली से ऑलरेडी फेमिलियर हो। तो देखो इसमें क्या है, क्या मैंने एज इफ का प्रयोग किया, क्या एज इफ का प्रयोग किया और उससे पहले कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ दिखी, ये दिख गई विजिटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में एज इफ आ गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या आ जाएगा, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्या। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो ये बी फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे क्या अपन, ये वर्ब भी बी की फॉर्म होती है, आर भी वर्ब की फॉर्म होती है और बीन ये लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन होती है, बीन। तो हेड बीन लगा हुआ है क्या, तो आंसर आ गया आप लोगों का बी। तो बेटा ये हो गया आप लोगों का, ये वाला जो मैंने दोनों ऑप्शंस बताए ना, ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो देखो क्या है। देखो इसके बाद में क्या है ना कि मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है, वो बहुत काम में आने वाला है आप लोगों के आगे कंपटीशन एग्जाम्स में। ठीक है, और टेंस के पर्पज से तो है ही इंपॉर्टेंट। वो क्या है नोट, देखिए, यदि वाक्य के अंदर बेटा सपोज आ जाए, सपोज यानी जानते हो सभी, कल्पना करना, कल्पना कीजिए कि है ना, इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, आई विश आ जाए। ठीक है, यदि वाक्य में क्या आ जाए आप लोगों के सपोज आ जाए, और इफ ओनली भी आता है एक, सपोज, इफ, एज इफ, आई विश और इफ ओनली। ठीक है, कल्पना कीजिए, यदि, एज इफ यदि ऐसा हो, है ना, आई विश ऐसी मेरी कामना है या फिर कामना थी या फिर मेरी इच्छा है, काश की, इस प्रकार से इन चीज़ों के मतलब होते हैं। जैसे कि इफ ओनली, यदि ऐसा हो, तो इन वर्ड्स के मतलब आप लोगों को क्लियर है ना कि अगर इनका प्रयोग हो जाए वाक्य के अंदर और आप लोगों की वर्ब कौन आ जाए, बी आ जाए, अगर वाक्य में इनमें से किसी का प्रयोग हो और वर्ब आप लोगों की क्या आ रही है बेटा, बी आ रही है वर्ब। ठीक है, अब बी वाले केस में क्या करना है आप लोगों को कि सब्जेक्ट एनी टाइप, सब्जेक्ट एनी टाइप का मतलब आप लोग समझ गए क्या, कि सब्जेक्ट कैसा भी हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे से प्लूरल हो, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज यूज करना है वर का। अगर आप लोगों का टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस चल रहा है। ठीक है, आप लोगों की वर्ब आ गई कौन, बी। तो आप लोगों को पता है ना बी की सेकंड फॉर्म वाजवर होती है। अब मैंने एक चीज आप लोगों को बता दी कि ऐसे केस में, बी वाले केस में आपका सब्जेक्ट एनी टाइप से मतलब चाहे से सिंगुलर हो चाहे से प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, आपका सब्जेक्ट, आपको कोई फर्क नहीं करना है। आप लोगों को तो क्या करना है, वाज नहीं लगाना है, वर का प्रयोग करना है। ये बी वाले केस में है। वैसे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म वाजवर होती है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वर का प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। कब, जब ये वाली कंडीशंस आ जाए। अगर इन कंडीशंस में कहीं पर भी है ना आप लोगों को बी का प्रयोग करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो याद रहेगा ना कि आप लोगों को वर का प्रयोग करना है। ऐसा मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों को और दे देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, आई विश रानी ब्लैंकलेस माय फ्रेंड। ओके, क्वेश्चन है आई विश रानी ब्लैंकलेस माय फ्रेंड। ऑप्शंस देखिए, वर माय फ्रेंड, वाज माय फ्रेंड, इज माय फ्रेंड, और डी है हैज बीन माय फ्रेंड। देखिए ऑप्शन है वाज, वर, इज, हैज बीन। ये सारी की सारी वर्ब्स किसकी है आप लोगों को अच्छे से पता है क्या, बी की वर्ब से ना, ये बी की फॉर्म से है आप लोगों को, यानी कि वर्ब कौन सी पूछी गई है इस वाक्य में, बी की वर्ब पूछी गई है। तो आप लोगों को क्या देखना है सबसे पहले कि वाक्य में पहचान कौन मिली, आई विश आ गया क्या, आई विश के आते ही पता चल गया कि टेंस तो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है। और पास्ट इंडेफिनेट में क्या करते हो आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन है, वाजवरी है ना। इन दोनों को कैंसिल करो सबसे पहले, तो
वाजवर में से भी मैंने आप लोगों को बता दिया, यदि वाक्य में सपोज, इफ ओनली, एज इफ, आई विश आ जाए तो वर्ब कौन सी लगानी है, बी की सेकंड फॉर्म कौन लगानी है, सिर्फ वर का प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग नहीं करना है। बताओ समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? बिल्कुल बहुत आसान सा कंसेप्ट था कि वर का प्रयोग क्यों करना है, वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है कि आई विश आ गया था एक तो, और आई विश आने से वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना था, और बी की सेकंड फॉर्म वाजवर होती है, और आई विश के आ जाने से हमने क्या कर दिया, वर का प्रयोग कर दिया। ये हो गया आप लोगों का इस प्रकार का एक और क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन है और एग्जामिनर कंफ्यूज भी कर देता है कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ के। मैंने लिखा वी राजे, मान लो कोई भी है पर्सन है, वी राजे ब्लैंक प्लेस द सीएम ऑफ राजस्थान। ऑप्शन है इज, ऑप्शन बी है वाज, ऑप्शन सी है हैज बीन, ऑप्शन डी है इज बीइंग। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। वसुंधरा राजे मतलब वी राजे ब्लैंक प्लेस द सीएम ऑफ राजस्थान। आप लोगों को चार ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने, इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अगर हम देखते हैं पहचान, तो पहचान कहीं पर है क्या इस वाक्य के अंदर? बेटा आप लोगों को पहचान तो नहीं मिली होगी शायद। वी राजे ब्लैंक प्लेस द सीएम ऑफ राजस्थान, कहीं पर कोई वाक्य में कोई टेंस से रिलेटेड कोई पहचान नहीं है ना, नहीं है तो फिर क्या करेंगे कि कन्फ्यूजन हो गया कि यार बी की वर्ब पूछ रहे हैं सब जगह पे, तो बी की वर्ब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें, भाई मैं तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट भरूंगा। ठीक है, तो वसुंधरा ये वीर जो राजे है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मतलब हमारे राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी पहले, तो इस वजह से मैंने एग्जाम्पल में वो ही नाम लिख दिया है। तो वी राजे जो है, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो क्या इज यहां पर सही सेट हो रहा है क्या बेटा? बताओ, एक वचन ही है ना, तो मैंने यहां पर इज कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? बताओ, ये इज यहां पर बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूं कि नहीं, मैं तो पास्ट में ही जाऊंगा, पास्ट इंडेफिनेट की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी नहीं है। पास्ट की बात करता हूं तो बताओ वाज सही है क्या? अब ये देखोगे कि नहीं वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब तो तब लगाते हैं ना जब सपोज, इफ, एज इफ, आई विश आ जाए, वो भी नहीं है यहाँ पर, तो वाज का ही प्रयोग करोगे ना एक वचन के साथ में, तो ये वाज भी सही है। अब बात करें कि नहीं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें कि मैं तो बीन लगाऊंगा, है ना, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, तो हैज बीन भी सही है क्या? और इज बीइंग कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, भाई बन रही है, अभी चुनाव चल रहे हैं और अब बन रही है, तो ठीक है, इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं, और रह चुकी है तो ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ वाक्य में पहचान की जरूरत है ना, जरूरी है ना, पहचान बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया वाक्य को और मैंने लास्ट ईयर लिख दिया, लास्ट ईयर लिख देने से वाक्य किसका हो गया? पास्ट का हो गया। क्या वाक्य हो गया पास्ट का, तो पास्ट में क्या करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं ना, तो ये वाज आंसर सही है, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और अगर आगे बढ़ाते हैं ना, तो देखो मैं इसके कितने सारे आंसर आप लोगों को बता सकता हूँ। अगर ये लास्ट ईयर भी यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब इसके ऑप्शंस देखते रहो आप कितने सारे आ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करूँ तो इज आ गया, पास्ट इंडेफिनेट की बात करूँ तो वाज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो ये आ गया हैज बीन, इज बीइंग आ गया। वाज बीइंग भी आ सकता है क्या? हैड बीन भी आ सकता है क्या? ये सब सही है। ये लो विल बी कर दिया फ्यूचर में कि बनेगी, भाई विल बी हो गया, विल बी बीइंग कर दिया तो भी दिक्कत है क्या? नहीं है कोई भी दिक्कत। ये लो विल बी बीइंग भी कर दिया। उसके बाद में विल हैव बीन, ये लो विल हैव बीन भी कर दिया। सिर्फ क्या नहीं किया मैंने, 3 वाक्य छोड़े हैं, यानी कि 3 मैंने ऑप्शंस छोड़े हैं, यानी कि 3 टेंस छोड़े हैं। वो कौन कौन से छोड़े हैं?
वो आप लोग समझ गए होंगे देख के कि मैंने एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ा। क्यों? क्योंकि बेटा उसके लिए एक अलग से आइडेंटिफिकेशन होती है। वो कौन होती है? सिंस या फॉर। और इस वाक्य में सिंस फॉर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज नहीं कर सकते हो। बाकी सारे टेंसेज का इसमें यूज कर सकते हैं हम। मैंने आप लोगों को बी वाला कंसेप्ट बहुत विस्तार से क्लियर करवा दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे अब अपन। देखिए बेटा, ही टॉक्स एज इफ, एक सेकेंड, ही टॉक्स एज इफ ही ब्लैंक प्लेस हर वर्क। ओह मैंने, अच्छा एक काम करो ना, इसको तो शी रहने दो, यहीं पर आप लोग क्या कर दो, ये शी कर दो इसको, ठीक है। शी टॉक्स एज इफ शी ब्लैंक प्लेस हर वर्क। वो ऐसे बात करी जैसे तो भाई उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। तो क्या करेंगे? ही टॉक्स एज इफ। एज इफ से पहले कौन मिला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एज इफ आ गया क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एज इफ आ गया, यानी कि एज इफ से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो क्या करेंगे? उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दोगे क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन है? फिनिश्ड है क्या? ये लो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। तो शी टॉक्स एज इफ शी फिनिश्ड हर वर्क। ये आप लोगों का मैंने मतलब एक कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो वो भी क्लियर करवा दिया। तो बेटा ये था आपका प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल कह सकते हो। इससे रिलेटेड और भी कोई भी आप लोगों की क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद में हम अगले वीडियो के अंदर अब पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि पास्ट इंडेफिनिट के आप लोग काफ़ी सारे एग्जांपल्स अगर घर पे मतलब बैठ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं है, तो ये एवरेज वाली बात हो गई। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट वगैरह हम पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल काफ़ी है बेटा, है ना, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए, बाहर घर से कम निकलिए। इसी के साथ में मैं आप लोगों को अभी तो बाय बाय बोल रहा हूँ, लेकिन एक विशेष बात बता रहा हूँ कि बेटा ये वीडियो मतलब ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छा भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। इसके लिए आप लोग एक छोटा सा काम कर देना। वो काम क्या है? शेयर करने का काम है। वो शेयर करने का काम कर दो। और अगर लाइक्स कमेंट्स भी अगर आपको लगता है तो करो, अदरवाइज लाइक्स कमेंट का इतना इशू नहीं है। बस यही है कि शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सके। बस मेरा इतना सा मोटिव है। ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।